नमस्कार, अनएडिटेड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष वर्मा। हमारे चुनावी सीरीज़ में आज हम एक ऐसे राज्य की बात करेंगे जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी अहम माना जाता है। और जब इस राज्य की बात होती है तो एक पॉलिटिकल शख्सियत का ज़रूर नाम आता है। राज्य का नाम है असम और उस नेता की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हैं उसी राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा की पॉलिटिकल जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी रही है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरुण शर्मा। वेलकम वरुण। हिमंता बिस्वा शर्मा जिनको अक्सर नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स का चाणक्य माना जाता है और ये इस बेसिस पे है कि जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है लगभग 11 साल पहले, तब से असम में बीजेपी का फुटप्रिंट, चाहे वो ग्राउंड की बात करें या फिर इलेक्टोरल बेसिस पे, काफ़ी सिग्निफिकेंट राइज रहा है। तो इस बारे में हमारे बात करेंगे वरुण, इस पे लाइट शेड करेंगे और हिमंता बिस्वा शर्मा की पॉलिटिकल जर्नी, उनके लैंडमार्क डिसीजन और कैसे उन्होंने बीजेपी का फुटप्रिंट इस असम और इस रीजन में भी कैसे बढ़ाया है। वरुण। धन्यवाद आशीष, आपका बहुत बहुत। आपने हिमंता बिस्वा शर्मा की बात की। आज हमारा स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं कि साफ साफ लिखा है क्या हिमंता असम में बनेंगे भाजपा के धुरंधर, क्या है गेम प्लान। तो जैसा आपने शुरुआत में बात की, बिल्कुल सही कहा। हिमंता बिस्वा शर्मा को अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में या नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में चाणक्य बोला जाने लगा है। सबको पता है दिल्ली में किसको चाणक्य बोला जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के तौर पे उभरे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। और जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी इनकी एक राजनीतिक पारी जो है, राजनीतिक जीवन जो है, अब काफ़ी लंबा हो गया है। एक तरीके से पहली बार, जिसे आप कहेंगे 2001 में पहली बार विधायक बने थे। लगातार 5 बार के विधायक हैं। 2001, 2006, 2011 में कांग्रेस में थे, कांग्रेस की तरफ से लड़े और लड़कर जलूकबड़ी सीट से चुनाव जीतते रहे लगातार। उसके बाद 2015 में इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा था। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शुरुआत की, तो शुरुआत इन्होंने एक तरीके से स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जो होते हैं, स्टूडेंट यूनियन जो थी, वहाँ से शुरू की, यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से शुरू की। और कॉटन यूनिवर्सिटी में ये 3 बार वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन में जनरल सेक्रेटरी के पद पे रहे, 1988 से 1992 के बीच में। हिमंता बिस्वा शर्मा 1991 से लेकर 2015 तक लगभग 24-25 साल इन्होंने कांग्रेस में बिताए। आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी? हिमंता कितनी बार पब्लिक डिबेट्स में या पब्लिक डोमेन में इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। 2014 में तरुण गोगोई जो थे वो मुख्यमंत्री थे असम के कांग्रेस की तरफ से, और तीसरा कार्यकाल था उनका। असम में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री तरुण कुमार गोगोई रहे हैं। लगातार 3 बार असम में कांग्रेस की सरकार बनाई और हिमंता बिस्वा शर्मा उसमें बहुत अहम भूमिका में थे। कैबिनेट मंत्री थे, वरिष्ठ नेता थे। उसके बावजूद उनके डिफरेंसेस हुए, उनके मत जो थे वो मुख्यमंत्री से नहीं मिले और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। और 2015 में, अगस्त का महीना था जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, अगस्त 2015 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके बाद से हिमंता बिस्वा शर्मा का राइज ही है। बिल्कुल उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद, जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, कभी उनके राजनीतिक जीवन में उनको सेटबैक देखना पड़ा हो। और ये मैं इसलिए फैक्ट्स जो मेरे पास हैं उसको देख के बता सकता हूँ। देखिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का उदय, जिसे कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मार्जिनल प्लेयर मानी जाती थी पूर्वोत्तर राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव असम के कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। करीमगंज, सिलचर की पार्टी माना जाती थी। कुछ हद तक गुवाहाटी के अर्बन एरियाज में, अर्बन पॉकेट्स में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ थी। ऐसा नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। 2014 के लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। ये भारतीय जनता पार्टी का उस समय का बेस्ट परफॉर्मेंस था। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद, जैसे पूरा एक भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के आने के बाद भाजपा की लहर बनी, उस तरीके से पूर्वोत्तर भी उससे अछूता नहीं रहा। जी। और उस लहर को बढ़ाने का काम, जिसे कहते हैं सारथी, जो भारतीय जनता पार्टी को जो चाहिए था, वो सारथी हिमंता बिस्वा शर्मा बन के उभरे। उसके बाद जैसा मैंने कहा, ना केवल असम, अरुणाचल प्रदेश से लेके, नागालैंड से लेके, मेघालय, सिक्किम, यहाँ तक कि मिजोरम तक में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों की ही सरकार रही।
भारतीय जनता पार्टी ने न केवल असम में 2016 का चुनाव जीता, और ये कब हुआ, जब हिमंत बिस्वा शर्मा को उत्तर पूर्वी राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। हिमंत वरुण, शर्मा बिस्वा एक तरीके से असम राज्य पे वापस आते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटिकली उन्होंने कैसे बीजेपी का, जैसे हम बात कर रहे थे, फुटप्रिंट बढ़ाया है, क्या क्या की महत्वपूर्ण इसमें डिसीजंस रहे हैं, क्या उनकी पॉलिसीज़ रही हैं। और वहीं जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की बड़ी तारीफ होती है, कैसे उन्होंने स्टेट का एक तरीके से रिफॉर्म किया है, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हो, कई अहम कानून बनाए हैं उन्होंने। इसके बारे में ज़रा बात करते हैं, आप बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आशीष। हिमंत बिस्वा शर्मा की जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक प्रशासक के रूप में जो छवि बनी है, एक मुख्यमंत्री, एक प्रशासक, कुशल प्रशासक माने जाते हैं, एक एबल जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, और ये छवि कोई उनकी रातों रात नहीं बनी है। लगभग 5 साल से वो सत्ता में है, मतलब खुद मुख्यमंत्री हैं, खुद नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल की सरकार में 2016 से 2021 तक में वो मंत्री रहे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तरुण कुमार गोगोई की सरकार में बहुत वरिष्ठ मंत्री थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस, जो उनका अनुभव है, वो कोई नया नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार सरकार में रह चुके हैं। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री बने हुए उनको अभी 5 साल हुए, दूसरा टर्म के लिए ट्राई कर रहे हैं। भाजपा तीसरे टर्म के लिए ट्राई कर रही है। लेकिन उनके कई, जैसे आपने जिक्र किया, कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कि असम के, जिसे कहते हैं, जमीनी स्तर तक, निचले स्तर तक पहुंचना एक प्रशासक की खूबी मानी जाती है कि आपने पॉलिसीज तो बना दी, लेकिन क्या वो पहुंच रही है ग्रास रूट चेंजेस की जिसकी हम बात करते हैं, ग्रास रूट पे। तो वहां तक ऐसा माना जाता है कि हिमंत बिस्वा शर्मा कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे हैं। अब जहां तक मैं बात करूं, मैं देख रहा था उनका डाटा, पूरा देख रहा था, उन्होंने अरुणोदय स्कीम लॉन्च की, जिससे कि इस समय जो है 20 लाख महिलाओं को डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, पैसे जा रहे हैं उनके खाते में, और ये हर महीने फाइनेंशियल एड मिलती है। इसके अलावा है मिशन वसुंधरा, जिससे कि सभी जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं असम के अंदर, वो स्ट्रीमलाइन किए गए हैं। इसके अलावा मिशन भूमिपुत्र, जिससे कि कास्ट सर्टिफिकेट को डिजिटाइज किया गया है। आपको जैसे पता ही है, प्रधानमंत्री का पूरा एक सपना है, बहुत जोर है डिजिटल भारत के ऊपर। तो असम सरकार भी उसमें पीछे नहीं रही है, वो भी अपनी तरफ से, हिमंता भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इनका एक बहुत ही अहम मुद्दा रहा है, जिसको कि कई लोग ये बोलते भी हैं कि एक कहीं ना कहीं असम की राजनीति में एक डिवाइसिव एक उनकी छवि भी बन के उभरी है। अब वो कितना उनके खुद के वोट बैंक को सूट करने के लिए है और कितना राजनीतिक तरीके से मुफीद है, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड, जो इंडिजीनियस पीपल के लिए है, वो जरूर ये बात करते हैं कि असम के लोगों को उनकी जमीन से कोई हटा नहीं सकता। इसके अलावा लेजिस्लेटिव मेजर्स में अगर बात करें, जो जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहे हैं, और पॉलीगैमी से और चाइल्ड मैरिज को लेकर जो नए कानून उन्होंने बनाए, उसकी भी जगह जगह चर्चा हुई। साथ ही इलीगल इन्फिल्ट्रेशन पे काफी इनका जोर रहा है। इन्फिल्ट्रेशन, इंक्रोचमेंट, लैंड इंक्रोचमेंट, उसके लेकर भी काफी हार्ड रहे। हम योगी जी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, हिमंत बिस्वा शर्मा की भी बात होनी चाहिए असम के सिलसिले में, जिस तरीके से उन्होंने किया है। और आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जोर रहा है असम सरकार में। अभी देखिए, अभी प्रधानमंत्री कई असम के अंदर कई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। गुवाहाटी, नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज का भी जो है, एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ऐसा दावा किया जाता है कि कम से कम सरकार एम कर रही है 24 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस के लिए असम में। तो बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है एटलीस्ट। वरुण, अब आते हैं चाणक्य फैक्टर पे, जिसकी हमने शुरुआत में बात करी थी कि हिमंता बिस्वा शर्मा को चाणक्य क्यों कहा जाता है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, और बीजेपी की जब से इन्होंने कमान संभाली है नॉर्थ ईस्ट में, तो कैसे बीजेपी की जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है उसमें एक काफ़ी नोटेबल सुधार हुआ है उसमें। तो जैसे हम पिछले इलेक्शंस की बात करें, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो असम के राज्य में, तो इस बारे में बताइए कैसे बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है लोकसभा और विधानसभा राज्यों में। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी असम में अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगी हुई है। और कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ता है, तो चुनाव हारने के लिए तो लड़ता नहीं है, चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। और उसमें जो जीतने का जो रथ है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे विजयी रथ है, वो बिल्कुल बिल्कुल असम में दिख रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा जब से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लगातार सुदृढ़ होती गई है राज्य के अंदर।
अगर मैं पहले लोकसभा चुनावों की बात करूं तो लोकसभा चुनावों में 2014 में हेमंता नहीं थे, लेकिन मोदी लहर जब से आई तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, 7 सीटें जीती, 14 लोकसभा सीटें असम के अंदर, और 36% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को असम में मिले, जो कि पहली बार हुआ था। उस समय 41% वोट एनडीए को मिला और 32% वोट जो है उस समय यूपीए जो था उसको मिला, जो सत्ता में था। और इस तरीके से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को असम में अच्छी सफलता मिली। उसके बाद 2019 में हेमंता तब तक भाजपा में आ चुके थे, 2015 में ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 7 से बढ़कर 9 हो गई, और जो एनडीए था उसका जो वोट प्रतिशत था 36% से बढ़कर 41% से बढ़कर 47% हो गया, और कांग्रेस का 36% के करीब रहा। तो लगभग 11% वोटों का डिफरेंस रहा। सीटें बढ़ के 9 हो गई, जैसे मैंने कहा। और 2024 में भी ये इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने खुद की सीटें 9 रिटेन रखी, और 2 उनके सहयोगी दलों असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को मिला। वोट प्रतिशत में भी लगभग 46-47% का रहा। और इंडिया ब्लॉक जो साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे पिछली बार, लगभग उनका 39-40% का वोट रहा। तो 7% का वोट डिफरेंस उस समय भी रहा। अगर मैं 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करूं तो 75 सीटों पे विधानसभा की 126 कुल विधानसभा सीटें असम के अंदर, 75 सीटों पे अकेले भारतीय जनता पार्टी को बढ़त थी। यानी भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर बहुमत ला सकती है, ऐसा 2024 के नतीजों ने दर्शाया। भारतीय जनता पार्टी को आज तक कभी भी विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। मैजिक फिगर 64 की है असम के अंदर। और अगर मैं विधानसभा चुनावों पे आऊं, अभी मैंने लोकसभा का जिक्र किया, 2011 में केवल 5 सीटें थी 126 में से भारतीय जनता पार्टी के पास, केवल 11% वोट मिले थे। उसके बाद 2016 में हेमंता के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 5 से 60 तक पहुंच गई। 60 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई, लगभग 30% वोट मिला। और फर्स्ट एवर बीजेपी गवर्नमेंट राज्य के अंदर 2016 में बनी। उस समय असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इसके बाद वोट प्रतिशत जो था 2016 में वो 42% रहा विधानसभा में। 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों पर रही, लेकिन वोट प्रतिशत एनडीए का बढ़कर 44.5 हो गया। लेकिन विपक्षी दलों का भी वोट प्रतिशत 44% हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछला इलेक्शन माना जाता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की वजह से ही जीता गया। वही थे जो कि मोर्चा संभाले हुए थे। क्योंकि मैं बहुत रोचक तथ्य बताने वाला हूं, क्योंकि दोनों बड़े फ्रंट्स के बीच में सिर्फ 1,69,573 वोटों का ही डिफरेंस था। लेकिन सीटें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की 75 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की 50 रह गई। तो सिर्फ 1,69,000 वोटों के बाद ही 25 सीटों का डिफरेंस आ गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वरुण, हिमंता बिस्वा शर्मा कितने विपक्ष की बात करी है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा के जब से पॉलिटिकली एक्टिव ईयर्स रहे हैं बीजेपी में, ऑपोजिशन डिसमेंटल की आपने बात करी कि किस तरह से जहां बीजेपी का तो एक राइज हुआ है, हमने बीजेपी की सुदृढ़ता होते हुए देखी है असम में, कांग्रेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है इन्होंने। काफ़ी बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी का हाथ थामा है। तो इसके बारे में क्या ये पॉलिसी है, या इसी वजह से हिमंता बिस्वा शर्मा को असम या नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स का चाणक्य माना जाता है? नहीं, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो अब पॉलिसी कह लें, पॉलिसी ना कहें, लेकिन एक बात तो है कि ओपोजिशन पार्टीज़ में एक तरीके से हबड़ तबड़ मची हुई है जल्द से जल्द बीजेपी ज्वाइन करने की। चाहे कोई भी राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की एक तरीके से होड़ मची हुई है इनके अंदर। असम भी उस चीज़ से अछूता नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। एक तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो थे, कांग्रेस का बैकग्राउंड रहा है, तो ये सब मानकर चल रहे थे ऑब्वियसली कि कांग्रेस से वो लोगों को लेकर आएंगे। और कई कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता आए भी, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। सबसे बड़ा हमारे पास एग्जांपल अभी प्रद्युत बोरदोलई। बिल्कुल अभी की बात करें तो प्रद्युत बोरदोलई, ये सबसे बड़ा नाम तो अभी निकल के आ रहा है कि कौन ऐसा लोकसभा सांसद होगा जो कि अपनी सदस्यता छोड़कर, अभी वो नौगांव से लोकसभा के सदस्य हैं और विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं दिसपुर से,
उनके पुत्र जिनको कांग्रेस ने टिकट दी थी उन्होंने भी नैतिकता के आधार पे मार्गरीटा सीट से अपना नाम विड्रॉ कर लिया, लेकिन पिता अभी भी दिसपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और बहुत बड़ा नाम माना जाता है। तरुण गोगोई सरकार में बहुत लंबे टाइम तक वो मंत्री रहे हैं। उसके बाद एक हमको एक नाम बिल्कुल याद भूलना नहीं चाहिए, वो है भूपेंद्र कुमार बोरा का। AICC के वो वहाँ पे स्टेट चीफ रहे हैं, असम के स्टेट चीफ रहे हैं और अब बिहुपुरिया से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मुझे 5 ऐसे विधायकों के नाम याद आ रहे हैं जो कि हिमंता बिस्वा शर्मा जब मुख्यमंत्री बने और वो कांग्रेस के टिकट पे जीत के आए थे 21 में, सारे कांग्रेस के विधायक थे जो एक एक करके बीजेपी में शामिल हुए। चाहे आप रूपी ज्योति कुर्मी का नाम लें, रूपी ज्योति कुर्मी जो मरियानी से विधायक थे, कांग्रेस छोड़ी, बाईपोल लड़ा, बाईपोल लड़के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़के आए और अब फिर दोबारा से वो मरियानी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा है सुशांता बरगोहन जो थोड़ा सीट से थोड़ा सीट से चुनाव जीते थे, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीत के आए, बाईपोल लड़ा, बाईपोल बीजेपी के टिकट पर लड़े, अब वो दमोह सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कमलख्या दे पुरकायस्थ, शशिकांता दास और बसंता दास, ये 3 भी ऐसे विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। वैसे तो कांग्रेस का है चुनाव चिन्ह हाथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने में सब लगे हुए हैं। कमलख्या जो हैं देपुर का इस समय काटिया गोरा से चुनाव लड़ रहे हैं, बसंता दास जो हैं वो नवबोचिया से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन AGP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और शशिकांता दास राहा से फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जैसे हमने नाम आपको बताए उससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस में बहुत हबड़ तबड़ मची हुई। इसके अलावा जब हिमंता आए थे तो अजंता नियोग का मुझे एक नाम याद आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण नेता थी, वो भी पार्टी छोड़कर इनके साथ शामिल हुई थी। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, पता नहीं और कई लोग छूट भी गए होंगे जो मैं नाम इन पे नहीं ले पाया हूँ। धन्यवाद वरुण। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा बनेंगे असम में बीजेपी के धुरंधर? इंतज़ार रहेगा मई 4 का, जिस दिन असम विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स हम सबके सामने आते हैं। ये था हमारा एक विश्लेषण असम की राजनीति का, हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा का गेम प्लान। क्या वो अपने दम पर भाजपा को पूर्ण बहुमत जो कि 64+ सीट्स इस बार दिलवा पाएंगे?